दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 21 अक्टूबर 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। दुनिया भर में फैला कोरोना संक्रमण अब फेफड़ों के अलावा शरीर के अन्य हिस्सों को भी प्रभावित करके हमला कर रहा है। जी हां, दिल्ली स्थित एम्स में पहला ऐसा मामला दर्ज किया गया है जिनमें कोरोना के कारण मस्तिष्क की नसों को नुकसान पहुंचाया है। जी हां, ऐसा 11 साल की बच्ची के साथ हुआ है जिसके कारण उसे अब धुंधला दिखने लगा है। अंडा कारोबारियों की माने तो नवरात्र, दशहरा और दीपावली के दौरान धार्मिक श्रद्धा के चलते अंडे का कारोबार 12 से 15 दिन तक के लिए मंदा हो जाता है। सेल कम होते ही रेट भी डाउन हो जाते हैं, लेकिन ये पहला मौका है जब नवरात्र के दौरान अंडे के रेट कम नहीं हुए हैं। जहां इतना ही नहीं, सेल पर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उल्टे नवरात्र में अंडे के दाम बढ़ गए हैं। जी हां, इसके पीछे कोरोना महामारी को एक बड़ी वजह बताया जा रहा है। अंडे के थोक कारोबारी मान्यता ट्रेडर्स के संचालक बताते हैं कि बीते साल तक की बात करें तो नवरात्र शुरू होते ही अंडे की सेल कम हो जाती थी, रेट भी डाउन हो जाते थे। अंडा कारोबार का यह हाल दीपावली तक रहता था। अगर पिछले साल नवरात्र के दौरान की बात करें तो 30 अंडे की एक कैरेट थोक में 135 रुपए बिकी थी, जबकि नवरात्र से पहले इसके रेट 140 से 145 रुपए तक बिके थे। लेकिन नवरात्र में इस बार का बाजार देखे तो काफी चौंकाने वाला है। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार के क्रम में कई नेताओं को इन दिनों मतदाताओं के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। जी हां, समस्तीपुर में बिहार के मंत्री महेश्वर हजारी का मामला अभी गर्म ही है कि इसी बीच गया जिले के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुनावी सभा में एक युवक द्वारा पत्थर फेंके जाने की घटना सामने आई है। जी हां, घटना गया जिला के उत्तरी में स्थित टेटुआ की है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू प्रत्याशी मनोरमा देवी के समर्थन में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। सभा के दौरान ही एक युवक ने नीतीश को लक्ष्य करके मंच की तरफ पत्थर फेंक दिया। हालांकि पत्थर मंच से पहले ही गिर गया। सीएम नीतीश कुमार की सभा में पत्थर फेंकने वाले युवक को सुरक्षा कर्मियों ने तत्काल धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। जी हां, हालांकि बाद में जेडीयू प्रत्याशी मनोरमा देवी के कहने पर पुलिस ने आरोपी युवक को छोड़ भी दिया गया। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूरी कोशिश करनी पड़ रही है कि वे जता सके कि पार्टी नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में चुनावी मैदान में टाल ठोक रही है। दरअसल लोक जनशक्ति पार्टी केंद्र में एनडीए गठबंधन का हिस्सा जरूर है, लेकिन बिहार में एलजेपी ने नीतीश के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर रखा है और बीजेपी को समर्थन देने की बात कही है। जी हाँ, दिलचस्प बात यह है कि कई राजनीतिक विश्लेषक अब ये भी कयास लगा रहे हैं कि एलजेपी और आरजेडी एक साथ आ सकते हैं। जी हां, दरअसल चुनाव से पहले तेजस्वी और चिराग पासवान एक दूसरे पर सीधा हमला करने से बच रहे हैं। यहां तक कि चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान के इस दुनिया से जाने पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने दुख भी व्यक्त किया था। बिहार के विधानसभा चुनाव के जैसे जैसे मतदान का समय नजदीक आता जा रहा है, राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। इसी कड़ी में मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के तेज तर्रार नेता योगी आदित्यनाथ ने कैमूर के रामगढ़ में एक चुनावी रैली को संबोधित किया और कांग्रेस तथा राष्ट्रीय जनता दल पर निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि उनके लिए परिवार पहले है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो लोग पोस्टर पर किसी और नेता को जगह नहीं दे पा रहे हैं, वे सत्ता में क्या जगह देंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इनका पेट इतना बड़ा है कि गरीबों का राशन तो खा ही गया, साथ ही गाय और भैंस का चारा भी खा गए। जी हां, क्या ऐसे लोगों को वोट देना चाहिए? आपको बता दूं कि लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले में सजा हुई है और वे जेल में बंद हैं, जिसके कारण योगी आदित्यनाथ ने निशाना साध रहे हैं। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। जी हां, विपक्ष के नेता और ग्रैंड अलायंस के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी बिहार में भाजपा का कोई भी मुख्यमंत्री उम्मीदवार नहीं है। मंगलवार को चुनाव प्रचार के लिए निकलने से पहले तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन उसके पास एक भी मुख्यमंत्री उम्मीदवार नहीं है, लेकिन फिर भी एक दूसरे की बैसाखी बनी हुई है। उन्होंने कहा कि भाजपा और उसके सहयोगियों को देखकर यह स्पष्ट है कि इस बार उनकी हार सुनिश्चित है।
दोस्तों, अगर इस बार के बिहार चुनाव की बात की जाए तो बिहार की राजनीति में आए दिन कोई ना कोई दिलचस्प मोड़ देखने को मिल रहा है। जी हां, उत्तर प्रदेश के बाद अगर किसी अन्य राज्य में बहुत ज्यादा राजनीतिक उठापटक देखने को मिलती है तो वह बिहार राज्य ही है। जी हां, पिछले 15 सालों से नीतीश कुमार बिहार की सत्ता संभाले हुए हैं। चुनाव नजदीक है और सियासी गणित भी जोरों पर है। 19 अक्टूबर 2020 यानी कि सोमवार को बिहार के चुनाव प्रचार के दौरान दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं और दोनों एक ही बात को रेखांकित करती दिखाई देती है। जी हां, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव को बहस के लिए चुनौती दे डाली है। जी हां, बीजेपी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया है जिसके माध्यम से मतदाताओं को यह याद दिलाने की कोशिश की गई है कि लोग तेजस्वी यादव के पिता लालू प्रसाद यादव के शासन को जंगल राज कहकर संबोधित कर रहे हैं। दोनों घटनाक्रमों से साफ पता चलता है कि तेजस्वी यादव ने एनडीए को थोड़ा सा विचलित जरूर कर दिया है। यह जो अब तक बिहार में स्पष्ट जीत की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा था। अगर हम बिहार की राजनीति की बात करें तो फिर ये बीजेपी और आरजेडी के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आ रही है। तेजस्वी यादव ने बिहार राजनीति की पिच पर जो कवर ड्राइव लगाने की कोशिश की है, यह शॉर्ट बाउंड्री लाइन के बाहर जा पाएगा या फिर नहीं, ये तो फिर आने वाला समय ही बताएगा। जी हाँ, और तय करेगा। लेकिन उन्होंने चुनाव में जिस मुद्दे को उठाया है उनका जिक्र कुछ इस प्रकार है, जिसमें बिहार में जातिवाद हमेशा से हावी रहा है, जो चुनाव में जीत हार के समीकरण को बनाने और बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाते आ रहे हैं। एक समय था जब स्वर्ण वोट जीत हार तय किया करते थे, लेकिन मौजूदा दौर की बात की जाए तो बिहार में पिछड़े वर्ग के लोगों ने अपनी अहमियत दर्ज कराई है। तभी तो सभी दल इन्हें रिझाने में लगे हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच तेजस्वी यादव ने जॉब्स की बात करके लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। अक्टूबर के पहले हफ्ते में सी वोटर द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में करीब 50% उत्तरदाताओं ने यानी कि 50% लोगों ने कहा है कि इस चुनाव में उनके लिए बेरोजगारी सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। यह 2 हफ्ते पहले किए गए सर्वेक्षण में 25% की वृद्धि है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जैसे ही महागठबंधन की सरकार बनेगी, कैबिनेट की पहले ही मीटिंग में नौकरी देने संबंधित आदेश दिया जाएगा। इससे साफ पता चलता है कि तेजस्वी यादव अपने अभियान के तहत इस मुद्दे पर लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। असम की एनआरसी की अंतिम लिस्ट में हजारों अयोग्य लोगों को हटाए जाने के आदेश को लेकर एआईएमआईएम चीफ और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। जी हां, उन्होंने आरोप लगाया है कि अब वहां पर लिस्ट को खारिज करके कुछ बंगाली मुस्लिमों को निकालने की नई कवायद शुरू की जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने एक ट्वीट में लिखकर कहा है कि बीजेपी असम में एनआरसी की बड़ी हिमायती थी। अपना नाम लिस्ट में डलवाने के लिए भी असम के लोगों को बड़ी मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा है। जी हां, अब बीजेपी को इस बात की निराशा है कि इस लिस्ट में ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम बाहर नहीं गए हैं। उनकी लाखों अवैध प्रवासी वाली डरावनी कहानी झूठी साबित हो गई है। अब ये लोग फाइनल लिस्ट को खारिज करने की कोशिश कर रहे हैं और ताकि पर्याप्त संख्या में बंगाली मुस्लिमों को लिस्ट से बाहर किया जा सके। उन्होंने कहा है कि ये लोग प्रशासनिक चतुराई दिखाकर ये कहना चाहते हैं कि फाइनल एनआरसी लिस्ट पब्लिश नहीं हुई है ताकि इसे बदला जा सके, लेकिन लिस्ट 2019 को पब्लिश की जा चुकी है। बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को रिझाने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने गोपालगंज में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। रैली के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि कुछ लोगों में किसी भी चीज का कोई भी ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी वे बोलते रहते हैं। सीएम नीतीश कुमार ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे 10 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा कर रहे हैं, ये नहीं बता रहे हैं कि आखिर पैसा आएगा तो आएगा कहां से। नीतीश कुमार ने तंज भरे अंदाज में कहा कि क्या पैसे जेल से चारा घोटाले के पैसे से दिया जाएगा? जिस पैसे के लिए अंदर गए क्या उसी पैसे से वेतन दिया जाएगा? सिर्फ 10 लाख लोगों को ही क्यों, बाकी सभी लोगों को नौकरी दीजिए। बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार लगातार विकास और प्रगति का दावा करते नजर आए हैं। जी हां, ऐसे में राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद शिवानंद तिवारी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह कैसा विकास है जो नीति आयोग को नहीं दिखाई देता है। नीति आयोग ने 4 कसौटी तय की थी। पहले गरीबी, दूसरी शिक्षा, तीसरी स्वास्थ्य व्यवस्था की बुरी हालत और चौथी कसौटी जरूरत सुविधाओं का नियंत्रण अभाव। शिवानंद तिवारी ने कहा कि आयोग ने देश भर के ऐसे 117 जिले चयन किए गए हैं जिसमें बिहार के 38 जिले में से 13 जिले शामिल हैं। जी हाँ, इसी पर टच करते हुए शिवानंद तिवारी ने कहा कि जब नीति आयोग ही देश के सर्वाधिक पिछड़े जिलों में शामिल कर रहा है तो फिर नीतीश कुमार किस मुंह से विकास का दावा कर रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण से 4 करोड़ के करीब लोग संक्रमित हुए हैं। जी हां, अब खबर मिल रही है कि कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के लिए
इंट्राजेनिस्ट वैक्सीन का नियंत्रण किया जा सकता है। जी हां, जिसका ट्रायल भारत में शुरू करने की तैयारी हो रही है। खबरों के अनुसार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का कहना है कि इस वैक्सीन के ट्रायल की शुरुआत सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक कर सकते हैं। उनका कहना है कि अभी देश में कहीं भी नेजल वैक्सीन पर कोई ट्रायल नहीं हुआ है। इस वैक्सीन को नाक के जरिए संक्रमित के शरीर पर पहुंचाया जाएगा। बिहार चुनाव के बीच बंगाल की धरती से एक बार फिर से नागरिकता कानून चर्चा में आ गया है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बंगाल में कहा है कि कोरोना की वजह से भले ही देरी हो गई हो, लेकिन सीएए यहां भी जल्द ही लागू होगा। इस मसले पर अब सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। टीएमसी नेता महुआ मेट्रा ने जेपी नड्डा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि हम आपको हमारे कागजात दिखाने से पहले बाहर का रास्ता दिखा देंगे। वही इस मसले पर आज तक की विशेष चर्चा में शामिल कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कहा है कि बिहार चुनाव के साथ देश के अन्य मुद्दों से कैसे भटकाया जाए, इसके लिए ऐसा किया जा रहा है। जी हां, आलोक शर्मा ने असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल का नाम लेते हुए कहा है कि बीजेपी के अपने नेताओं ने ही इसका विरोध किया है, लेकिन बीजेपी ध्रुवीकरण की कोशिश में लगी हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए इन दिनों सभी पार्टियों के उम्मीदवार और नेता जनसंपर्क चलाने में लगे हुए हैं। जी हां, जनता को अपने पाले में करने के लिए नेताजी क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, लेकिन पिछले कई सालों से नदारद रहे नेताजी चुनाव के समय वोट मांगने आया। ये देखकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और वे नेताजी की जमकर फजीहत करने लगी। ताजा मामला लखीसराय के तरहड़ी गाँव का है, जहाँ वोट मांगने पहुंचे बिहार सरकार के मंत्री और लखीसराय विधानसभा क्षेत्र के निवर्तमान विधायक विजय कुमार सिन्हा की। जी हाँ, जनता ने जमकर फजीहत की है। मंत्री से नाराज लोगों ने उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इतने से भी जब उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उन्होंने मंत्री जी पर गोबर फेंकना शुरू कर दिया। जी हाँ, इस दौरान कुछ लोगों ने रोड़ेबाजी शुरू कर दी। रोड़ेबाजी के शुरू होते ही मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया, जिसके बाद मंत्री जी के साथ पहुंचे समर्थकों ने किसी तरीके से मंत्री जी को भीड़ से सुरक्षित बाहर निकाला और क्षेत्र से रवाना किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम शुरू हुए 22 महीने पूरे हो गए हैं। जी हां, हर किसान को सालाना 6,000 रुपए की नगद राशि देने के लिए शुरू की गई इस स्कीम में इस दौरान कई बड़े बदलाव हुए हैं, जिससे किसानों को 6,000 रुपए की सहायता से कहीं अधिक का फायदा होने वाला है। जी हां, पीएम मोदी ने इस स्कीम की औपचारिक शुरुआत 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर से की थी। अब इसके जरिए आप पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा आसानी से किसान क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। इसी के जरिए आत्मनिर्भर भारत के तहत 1,50,00,000 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। जी हाँ, इनमें खर्च की सीमा 1,35,00,000 रुपए आए हैं। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि देश में कोरोना का तांडव थमने वाला है। जी हां, देश में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों से फिलहाल राहत मिलती दिखाई दे रही है। वहीं देश में 3 महीने में पहली बार 47,000 से भी कम कोरोना के मामले सामने आए हैं। जी हां, वही कोरोना के मामले में दिन प्रतिदिन राहत मिलती दिखाई दे रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 46,791 नए मामले सामने आए हैं। गौरतलब है कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में पहली बार देश में कोरोना के मामले 24 घंटे में 50,000 के पार हुए थे। वहीं 3 महीने के बाद देश में कोरोना के मामले 50,000 से नीचे पहुंचे हैं। राजधानी पटना और इसके आसपास के लोगों को कोरोना संकट के इस काल में अब दिल्ली जाने के लिए फजीहत नहीं झेलनी होगी, क्योंकि कोरोना संक्रमण के कारण 7 माह से बंद चल रही स्लीपर और सिटिंग बसों का परिचालन बिहार राज्य पथ परिवहन निगम शुरू करने जा रहा है। जी हां, आज से 2 ऐसी बसें कौसंबिया बस स्टैंड के लिए शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने बसों के परिचालन की अनुमति दे दी है। त्योहार के इस मौसम में बसें शुरू हो जाने से इच्छुक यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। ट्रेन में वेटिंग टिकट और फ्लाइट में ज्यादा किराया देने से छुटकारा मिल जाएगा। देश के कई इलाकों में हो रही बेमौसम बारिश के चलते आने वाले दिनों में प्याज आम जनता की जेब पर असर डाल सकता है। जी हां, ऐसा माना जा रहा है कि अगर प्याज के भाव इसी तेजी के साथ बढ़ते रहे तो फिर इस साल दिवाली पर प्याज काफी महंगा हो सकता है। इस वक्त की खुदरा बाजार में प्याज 40 से 50 रुपए की प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। जी हां, कल नासिक में स्थित देश की सबसे बड़ी प्याज मंडी लासलगांव में प्याज का बाजार भाव 6,802 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गया था। जी हां, ये दाम इस साल में सबसे ज्यादा है। कारोबारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में रिटेल मार्केट में प्याज के दाम 100 रुपये के पार
पहुंच सकते हैं। देश के सबसे बड़ी प्याज मंडी महाराष्ट्र के लासल गांव में सोमवार को अच्छी प्याज का बाजार भाव 6,802 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गया था। जी हां, अंग्रेजी के अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। इसके चलते खेतों में प्याज की फसल बर्बाद हो गई है, जिसकी वजह से प्याज के भाव आसमान पर पहुंच रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में हम यानी कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, भाजपा, वीआईपी और जेडीयू एक साथ एनडीए की साझेदारी पार्टी है। जी हां, गठबंधन के नेता एक साथ चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को अपने सहयोगी दलों के चुनाव चिन्ह की याद नहीं रहती है। जी हां, ऐसा ही हुआ कल पूर्णिया में हुई एनडीए की चुनावी सभा में, जब बीजेपी के सीनियर लीडर सुशील कुमार मोदी अपने गठबंधन के सहयोगी दल हम पार्टी का चुनाव चिन्ह ही भूल गए। जिस पार्टी के उम्मीदवार के लिए वोट मांगने सुशील कुमार मोदी पहुंचे थे, उसका चुनाव चिन्ह ही उन्हें याद नहीं रहा। जी हां, डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने मंच पर ही सहयोगी से ये जानकारी मांगी, उसके बाद भाषण जारी रखा। इस पूरी घटना पर कांग्रेस ने चुटकी भी ली है। कांग्रेस प्रवक्ता वीके ठाकुर ने व्यंग करते हुए यानी कि जवाब देते हुए कहा कि लगता है कि एनडीए के घटक दल एक दूसरे को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने मंगलवार को यह दावा किया है कि बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद परिवर्तन होगा और निश्चित रूप से कांग्रेस राजद की साझेदारी सरकार बनेगी। जी हां, सचिन पायलट ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कथित सुशासन की कली पूरी तरीके से खुल चुकी है। कोरोना काल में मजदूरों को पूरी तरीके से उनके अपने हाल पर छोड़ दिया था और कोटा में जो बच्चे फंसे हुए थे उनको लाने में मना कर दिया था। जिस सुशासन की बात वे करते हैं उसका पूरी तरीके से खुलासा हो चुका है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार कभी लालू के साथ, कभी भाजपा के साथ, कभी लोजपा के साथ। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के फायर ब्रांड नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुनावी जनसभा कैमूर में हुई, जहां उनका स्वागत उनके समर्थक ने जोरों शोरों से किया। जहां इसके साथ ही लोगों को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अयोध्या से राम का संदेश लेकर नवरात्रि में आया हूं। हमने जो कहा है वो किया है। राम मंदिर बनाने का कार्य शुरू हो चुका है। एनडीए की फिर सरकार बनाए। बिहार का यूपी से बहुत पुराना गहरा नाता है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों की सेवा में अपने पूरे शासन को लगाया, उनकी सुविधाओं का ख्याल रखा और बिहार की सीमा तक भिजवाया। विपक्ष हमेशा विघटनकारी सोच से काम किया है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना से आगे बढ़ते रहे हैं। बिहार के विशेष राज्य के दर्जे के लिए फिर से मुद्दा गरमाया गया है। विशेष राज्य की मांग को लेकर राजद ने मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है और कहा है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनते ही हम केंद्र के सामने विशेष राज्य के मुद्दे को उठाएंगे। राजद पार्टी का मानना है कि विकसित राज्य से बराबरी के लिए विशेष राज्य का दर्जा बिहार की जरूरत है। राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा है कि बिहार को विकसित राज्य के बराबरी में खड़ा करने के लिए विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत है। हालांकि बिहार में जेडीयू और भाजपा की एनडीए सरकार है, परंतु फिर भी बिहार अपने हक से वंचित है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भोजपुरी कलाकार भी अपने पार्टियों के साथ देने और उनका समर्थन करने में पीछे नहीं रहे हैं। जी हां, ऐसा ही एक खबर आई है भोजपुरी के जाने माने कलाकार खेसारी लाल यादव। जी हां, तेजस्वी यादव के समर्थन में उतरे हैं और उन्होंने तेजस्वी यादव को बड़े भैया भी कहा है। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से सवाल किए जाने पर उन्होंने कहा है कि बिहार में सब कुछ है, लेकिन सिर्फ रोजगार नहीं है और बिहार में रोजगार न होने के दोषी खुद बिहार की जनता है। अगर जनता हर 5 साल में सरकार बदल देगी तो फिर सरकार को भी इस बात का डर रहेगा कि उन्होंने अगर का अच्छा काम नहीं किया तो जनता फिर से उन्हें सत्ता में नहीं लाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर बिहार में फिल्म सिटी होती तो हमारे जैसे कलाकार काम के लिए बिहार के बाहर नहीं जाते और आज सुशांत सिंह राजपूत भी अपने परिवार के साथ होते। इस तरीके से उन्होंने बिहार में रोजगार की कमी को दर्शाया है और तेजस्वी यादव का समर्थन भी किया है। मंगलवार की सुबह पटना में बड़ा हादसा हुआ है। जी हां, पटना स्थित सचिवालय में भीषण आग लग गई। ये आग लगी या फिर लगाई गई है क्योंकि 15 साल से बिहार की सत्ता में बीजेपी और जेडीयू गठबंधन काबिज हैं। हो सकता हो कि उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि शायद इस बार सरकार बदल सकती हो और कई घोटाले के राज खुल सकते हैं। आग लगी कि इस घटना के कारण ग्रामीण विकास विभागों को काफी नुकसान हुआ है। सचिवालय के ग्रामीण विकास विभाग में लगी आग के कारण विभाग के आधा दर्जन से ज्यादा कमरे जलकर खाक हो गए हैं। ग्रामीण विकास विभाग के सभी कमरों में रखे कागजात पूरी तरीके से जलकर नष्ट हो गए।
मौके पर 10 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। फायर ब्रिगेड के मुताबिक ये आग रात के 11 बजे के लगभग लगी है। फायर ब्रिगेड के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है। आग के कारण कितना नुकसान हुआ है इसका अंदाजा फिलहाल नहीं लगाया जा सकता। एनडीए गठबंधन का हिस्सा रहे एलजेपी का बिहार चुनाव में भूमिका को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। जी हां, इस बीच एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सांसद प्रिंस राज पूर्व लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी के आवास पहुंचे। जहां इस दौरान उन्होंने आरजेडी के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव से भी मुलाकात की है। हालांकि इस मुलाकात को राजनीति से जोड़कर न देखने की बात उन्होंने कही है। प्रिंस राज ने कहा है कि वो दिवंगत रामविलास पासवान के श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने को लेकर न्योता देने राबड़ी आवास गए थे। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है। पहले चरण की वोटिंग इसी महीने के अंतिम सप्ताह में होना है। ऐसे में राजनीतिक विरोधी माने जाने वाले एलजेपी और आरजेडी के नेताओं की मुलाकात कई महीने निकाले जा रहे हैं। हालांकि एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज का कहना है कि राबड़ी देवी के परिवार से उनकी पारिवारिक संबंध हैं। इस मुलाकात को राजनीतिक रूप से जोड़कर ना देखा जाए। पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी ने सीए और एनआरसी को लागू करने की दहाड़ लगाई तो इसका विरोध कर रहा खेमा भी सक्रिय हो गया है। जी हां, मशहूर शायर मनोहर राणा की बेटी सुमैया राणा ने कहा है कि सीए और एनआरसी को किसी भी हाल में लागू होने नहीं देंगी। सुमैया ने कहा है कि कोरोना महामारी के कारण ही आंदोलन स्थगित किया गया था। सीए और एनआरसी के खिलाफ आंदोलन और तेज करेंगे। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के कद्दावर नेताओं की ओर से जो बयान आ रहे हैं कि कोरोना खत्म हो गया है और सीए और एनआरसी अब लागू होगा, मैं भी उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सुमैया ने कहा है कि अगर उन्होंने सीए और एनआरसी इसलिए लागू नहीं किया था क्योंकि कोरोना था, तो हमारा आंदोलन भी इसीलिए ही रुक गया था क्योंकि कोरोना था। हमें देश और जनता के हित के लिए आंदोलन वापस ले लिया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यह क्लियर करना चाहती हूं कि सीए एनआरसी इस मुल्क के लिए नहीं बना है। सुमैया ने कहा है कि सीए और एनआरसी को किसी भी हाल में लागू नहीं होने देंगे। आईआईटी पटना में इस बार बेहतर प्लेसमेंट देखने को मिला है। जी हां, आईआईटी पटना में इस बार दुनिया भर की कुल 16 कंपनियों ने 38 छात्रों का सिलेक्शन किया है। इनमें से एक छात्र को 43 लाख प्रति वर्ष का पैकेज मिला है। जी हां, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक इस बात की जानकारी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर कृपा शंकर सिंह ने दी है। उन्होंने बताया कि एक दूसरे छात्र को 33 लाख प्रति वर्ष का पैकेज मिला है। 2 अन्य छात्रों को मीडिया नेट द्वारा 29 लाख के पैकेज पर सेलेक्ट किया गया है। इनके अलावा 4 प्री फाइनल ईयर के छात्रों को गूगल के द्वारा इंटर्नशिप का ऑफर दिया गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मंगलवार को पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार और केंद्र सरकार को विकास के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की है। सुरजेवाला ने आरोप लगाया है कि भाजपा विकास के मुद्दे पर झूठ बोल रही है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 1.25 लाख करोड़ के पैकेज से बिहार के विकास की बात कही है, लेकिन यह सफेद झूठ है। हकीकत यह है कि इस परियोजनाओं का सबसे बड़ा हिस्सा 54,713 करोड़ रुपए राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण और गंगा सोम कोसी नदी पुल पर सहित 12 रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए दिया गया था। सुरजेवाला ने कहा है कि इस बारे में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 10 फरवरी 2020 को संसद में लिखकर बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग की 44 में से 27 परियोजना का काम पूरा नहीं हो सका है। जी हां, 17 परियोजनाओं की डीपीआर तक भी नहीं बन सकी है। सुरजेवाला ने कहा है कि करीब 27,000 करोड़ की परियोजनाएं शुरू ही नहीं हो सकी है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।